हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए और जो 71st बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उन सारे सवालों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही प्रिसाइज होगा नोट्स, जो कि आप लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आपका कंटेंट है कि इसमें क्या क्या चीज़ कवर होगा। तो मेनली हम लोग शुरू करते हैं थीम वाइज। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिहाज से। तो पहला क्वेश्चन है कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो आपको पता होगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था उसको ख़त्म कर देता है और बहुत ही सीमित कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को, उनके जो भी ट्रेड रिलेशन होते हैं इंडिया के साथ। और आपको पता होगा कि जो चाय और जो चाइना के साथ ट्रेड है, बस वहीं तक वो लोग का मोनोपोली सीमित रहता है। और आगे जाके जब 1857 का विद्रोह होता है, वॉर ऑफ 1857, तो उसके बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट टोटल कंट्रोल ले लेता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और फिर वहाँ की जो महारानी होती है, जो क्राउन होता है, वो सुप्रीम लीडर बन जाता है इंडिया का। अगला सवाल है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। अब कौन सा ऐसा एक्ट आया था जिसके तहत जो है जो इंडियंस के पास पावर आ गया कि वो लोग बजट को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था कि पहली बार जो है इंडियन को ये राइट मिला था कि वो लोग बजट को डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज उससे पहले जो भी बजट पेश किया जाता था इंडिया के लिए, उसमें इंडियंस के पास कोई राइट ही नहीं था कि वो कुछ बोल सके। तो पहली बार 1892 का जो काउंसिल एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके तहत जो है बजट पर डिस्कस करने के बारे में प्रावधान दिया गया था। अगला सवाल है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो आपको पता है कि जो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके तहत कलकत्ता में एक हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके तहत जो है जो भी वहाँ के कलकत्ता और बम्बई और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे सुप्रीम जो है कलकत्ता हाई कोर्ट था। लेकिन आगे चल के जब 1935 का एक्ट आया, तो फिर जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेजेंट टाइम का स्ट्रक्चर है, उसको इस्टेब्लिश करने का बात किया गया था। जैसे कि अगला सवाल में भी लिखा हुआ है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑन 1 अक्टूबर 1937। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। तो बाय द एक्ट ऑफ 1935 इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन कौन से साल में किया गया था? तो फेडरल कोर्ट को 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो कुछ और पेयर है, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है और जिसको कि एक अलाइनमेंट से दिया गया है। अब अगला सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो था वो इस्टेब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सही बात है, जो कि कलकत्ता कोर्ट के नाम से जाना जाता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो था वो इस्टेब्लिश करता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है। और जो चार्टर एक्ट था 1813 का, वो परमिशन देता है इंग्लिश मिशनरीज को कि वर्क करे इंडिया के लिए। और इसके बाद आपको पता होगा कि 1813 का जो एक्ट था, उसके तहत 1,00,000 रुपये दिया गया था ब्रिटिशर्स को कि इंडियन एडुकेशन पे वो लोग स्पेंड करें। तो उन लोग समझ में नहीं आया कि कैसा स्पेंड करे, तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर जो है मैकाले मान्यूट आता है, जिसके तहत जो है वो लोग बात करते हैं कि जो एडुकेशन है वो कैसा होना चाहिए, इंडिजिनस होना चाहिए या ब्रिटिश एडुकेशन होना चाहिए। तो मैकाले मान्यूट जो कहता है कि इंग्लिश में इंडियंस को एडुकेशन देना चाहिए, ताकि वो लोग जो है लॉयल होंगे ब्रिटिशर्स के प्रति, और वो लोग जो है एक तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे जो भी उन लोग का मैसेज होगा इंडियंस को, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो हिंदी आता नहीं था। और ये वो इंडियंस रहते जिनको हिंदी तो पहले से आता था, बट उनको जब इंग्लिश का एडुकेशन दिया जाता तो वो फिर वो मैसेज को इंडियन को ट्रांसफ़र करते हैं और एक तरफ से वो लॉयलिस्ट होते हैं ब्रिटिशर्स के। तो इसलिए जो है ये मैकाले मान्यूट्स आया था कि इंग्लिश मिशनरी जो है वर्क करेगा इंडिया में, और फिर इंग्लिश जो पैसा स्पेंड करेंगे इंग्लिश एडुकेशन में इंडिया में, वो ब्रिटिश के फ़ायदे के लिए होगा। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो क्या बात करता है? वो बात करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। तो आपको पता है कि 1833 का जो एक्ट है, उसके बाद जो है जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो आप बताइए कि सबसे पहला इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे और इंडिया के पहले वाइसराय कौन थे? ठीक है।
अब अगला सवाल है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डायरकी है उससे क्या समझ में आता है। तो डायरकी में होता है कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स होता है वो 2 कैटेगरी में होता है। अब एक जो है ट्रांसफ़र लिस्ट होता है जिसमें कि जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और एक होता है रिज़र्व सीट जो कि गवर्नर जनरल के पास जो है वो रिज़र्व में रहता था। जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सेंटर अपने पास में रखता है, एटॉमिक एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस। लेकिन जो नॉर्मल चीज़ होता है जिसमें कि स्टेट को भी हक राइट होना चाहिए कि वो उस पर काम करे, तो वो होता है जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पुलिसिंग हो गया, ये सब चीज़ जो है वो स्टेट के नाम पे दिया जाता है। तो ये एक तरीके का डायरकी जो है जो 2 डिवीज़न ऑफ कैटेगरी देखा जाता था वहाँ पे। अब अगला सवाल है कि इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो फंक्शन था ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रीटेड एज ए रिजर्व सब्जेक्ट। जैसा कि पिछला सवाल था उसी से रिलेटेड अगला सवाल है, तो कौन कौन सा चीज़ जो है रिजर्व सब्जेक्ट में डाला गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो रिजर्व में था, इसके अलावा लैंड रेवेन्यू जो है, इसके अलावा पुलिस जो है, ये सब जो है ये रिजर्व में था उस समय। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सब रिजर्व सीट था, रिजर्व सब्जेक्ट था। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस सेंट्रल लेवल पे। तो आपको पता है कि सबसे पहले डायरकी जो है प्रोविंशियल लेवल पे 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन बाद में जो है उसको हटा दिया गया था और सेंट्रल लेवल पे डायरकी जो है 1935 के एक्ट के थ्रू जो है लागू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अगला सवाल है कि एक्ट ऑफ 1909 जो है एसोसिएटेड है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो आपको पता होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो बात है वो सबसे पहले 1909 के एक्ट में हुआ था, जहाँ पे मुस्लिम लोगों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, और बाद में 1990 के एक्ट से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट को 6 और जो भी क्रिश्चियन है उसके तक बढ़ा दिया गया था। और 1935 वाले एक्ट में जो है वो जो भी SC ST कम्युनिटी हैं या बहुजन हैं उन तक ले जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही है गांधी और जो अम्बेडकर का पैक्ट होता है, पूना पैक्ट, वहाँ पे जो है रिजर्वेशन का बात होता है, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट का। ठीक है, अब प्रिंसिपल फीचर क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डायरकी है वो प्रोविंशियल लेवल पे ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है वो सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंट्रल टू द प्रोविजन। जो भी डिवोल्यूशन का था कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को वो सेंट्रल से प्रोविंस को दिया गया था। ठीक है, अब अगला है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे रिलेटेड है कि जो रिजर्व सीट है वो किसको दिया गया था। तो ये जाहिर सी बात है कि जो वो जो है गवर्नर के पास हुआ करता था। ठीक है, और 1935 का एक्ट जो है ये रिजर्व सीट दिया था। अब अगला है कि जो इंडियन सर्विस सिविल सर्विस है उसके बारे में कि सही क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है प्रोवाइड किए थे सेपरेट एग्जामिनेशंस फॉर द सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, जो कि इंडिया में होगा। आपको पता होगा कि उससे पहले जो भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है वो ब्रिटेन में होता था। इसके अलावा वहाँ पे एक एज लिमिट था कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही जो है आप वहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं, और एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता था। तो इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल था कि वो एग्ज़ाम में कम्पीट कर पाएँ। इसीलिए 1919 का जो एक्ट है वो पहली बार जो है इंडियन सिविल सर्विस एक्ट का बात किया कि जो कि इंडिया में होगा, और बाद में जो है स्टेट सर्विस एक्ट का भी बात किया गया। तो और एक बात है कि जो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट है 1948 में वो बात किया कि जो परसेंट है इंडियंस का वो ज़्यादा होंगे कंपेयर टू यूरोपियंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार कौन सा इंडियन है जो कि इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई किए थे। आपको बताना है कि कौन थे, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे क्या। इसके अलावा इंडिया में जो है 1919 के एक्ट के थ्रू जो है सिविल सर्विस होने लगा, फिर स्टेट सिविल सर्विस होने लगा, और 1941 में ये कहा गया कि इंडियंस का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू यूरोपियंस का नंबर। ठीक है, अब अगला सवाल था कि इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑटोक्रेसी। तो ये कौन सा एक्ट था जो इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है,
अब इंडियन लेजिस्लेटिव वॉज जो है मेड बाई कैमरल फर्स्ट टाइम। अभी बताया मैंने कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसके थ्रू जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है फर्स्ट टाइम सेंट्रल पे बनाया गया था। और पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, अब कौन सा जो इंडियन एक्ट था उसके तहत ये बात किया कि गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसके बाद ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में ये प्रावधान है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं और गवर्नर जो है वो 213 आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम मेड पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। अब पहली बार कौन सा एक्ट था कि इंडियंस को ये प्रावधान मिला था कि वो भी जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अपना शेयर जो है वो दिखा सकते हैं। तो 1833 का एक्ट था, जिसके बाद जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके पावर को कम किया जा रहा था और इंडियंस के नंबर्स को, इंडियंस के शेयर को जो है वो बढ़ाया जा रहा था, ताकि जो ब्रिटिशर्स को लगे कि हाँ इंडियंस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इंडियंस जो है हम लोग के अगेंस्ट में विद्रोह ना करें। लेकिन फिर भी जो हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह होता है। अब अगला सवाल है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। तो आपको पता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर है वो 1935 का जो एक्ट है उसके तहत ही डिसाइड किया गया था। और आपको पता होगा कि आधा से ज़्यादा जो प्रोविज़न है, जो प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बोरो किया गया था 1935 के एक्ट से ही। अब फेडरल सिस्टम एंड डायरकी जो है सेंटर में होगा, ये कौन सा एक्ट से हुआ था? तो ये भी 1935 का ही एक्ट था कि फेडरल सिस्टम डायरकी जो है ये सब भी 1935 के एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। प्रोविज़न फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरल वॉज इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन भी जो है ये भी जो है 1935 के एक्ट के थ्रू ही प्रावधान लाया गया था कि इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि ऑल इंडिया फेडरेशन लागू हो पाए। अब फेडरेशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1935 के एक्ट के तहत, जो इसमें रेसिड्यूरी पावर है वो किसको दिया गया था? तो ये रेसिड्यूरी पावर जो है गवर्नर जनरल को दिया गया था। नो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता होगा कि नो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये अडॉप्ट किया गया था 1935 में। ठीक है, ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा कंट्री का। ठीक है, तो 1935 एक्ट से बहुत कुछ बोरो किया गया है। ये PYQ में भी आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको पता है कि साइलेंट फीचर क्या नहीं था 1935 के एक्ट का? तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो है वो प्रोविजनल लेजिस्लेचर को दे दिया गया था, ये साइलेंट फीचर नहीं है। ठीक है, वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट? अब क्यों है? क्योंकि बताया कि मेन सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत सारे प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यहीं से बोरो किए गए थे। कौन सा एक्ट जो है सेपरेट करता है बर्मा को इंडिया से? तो बर्मा यानी कि म्यांमार को जो है 1935 का एक्ट ही है जो सेपरेट करता है इंडिया से। ठीक है, अब अगला सवाल है कि द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड। अब कौन सा ऐसा जो मिशन आया था, जो बात किया गया, जो प्रपोजल है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम किया जाएगा। तो आपको पता है कि क्रिप्स मिशन सबसे पहले आया था, बोला था कि जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा ये जो है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर कैबिनेट मिशन आता है और फिर इंडिया का जो है एक मेंबर बनते हैं 397 के आसपास, फिर जिसमें कि 293 के आसपास इंडियन मेंबर होते हैं, फिर मुस्लिम मेंबर होते हैं, और फिर मुस्लिम के छोड़ने के बाद जो है एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो कि सारे मोस्टली इलेक्टेड ही होते हैं और फिर जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम करते हैं। अब अगला सवाल है कि क्रिप्स मिशन जो है उससे संबंधित कि एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट prepared to act the new constitution would have the right to sign the separate agreement with the Britain regarding its future status। अब आपको पता है कि क्रिप्स मिशन में ऐसा भी था कि जो भी जो प्रोविंस हो गया या फिर प्रिंसली स्टेट हो गया, वो अगर
एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ हमको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हम अपना रजामंदी दे रहे हैं, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है मतलब एग्रीमेंट करके वो उनका पार्ट बने रह सकते थे। ये भी प्रोविज़न था। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इल्बिट बिल का? तो आपको पता है कि इल्बिट बिल जो है कॉलोनियल रूल से संबंधित है। तो ये बात किया था कि टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियंस इक्वल स्टेटस एज फार एज पेनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न। 1883 का ये एक्ट था जिसमें बोला गया था कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिशर्स ही जो है ज़्यादा नंबर में होंगे कोर्ट में, इंडियंस और ब्रिटिशर्स का नंबर बराबर होना चाहिए। जो पैनल होते हैं, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि 5 जज के बेंच अगर कोई भी जजमेंट में बैठे हैं तो 3 ऐसा नहीं होगा कि ऊपर कास्ट से होंगे, एक लोअर कास्ट से होंगे, या एक मुस्लिम होंगे, एक महिला होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बराबर करके रखे हैं कि इंडिया के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। उस समय था कि 5 में से 4 जो है इंग्लिश होते थे और 1 इंडियन होते थे। तो यही बात करा जाता है कि इंडियन और जो यूरोपियन है दोनों का नंबर जो है बराबर होना चाहिए था, ऐसा बात किया था इल्बिट बिल। ठीक है, अब अगला सवाल है कि एज फॉर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलोकेट मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस वे बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन रफली एक्स। तो आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है कि 10 लाख पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट सीट जो है निर्धारित होता है, और अभी प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग यही देखते हैं। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन नहीं थे? तो आप बताइए कि कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन कौन थे? लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, और कौन थे तीसरा? विलियम वुड तो कभी नहीं होंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन 1946 के तहत इस्टेब्लिश हुआ था, जैसा कि अभी मैंने बताया। इसके बारे में हम लोग इस डिस्कशन कर लिए हैं। तो अगले सवाल में मूव करते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुआ था 1946 में, जिसके कि वाइस प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कौन बने थे? तो आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो अपने राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, जो कि प्रेसिडेंट बनने के पहले वाला जो प्रेसिडेंट थे, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। was not a member of the interim national government form 1946, जो अगस्त में फॉर्म हुआ था इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट, उसके मेंबर कौन नहीं थे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं वो मेंबर नहीं थे इंटरिम गवर्नमेंट के, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि वो जो है इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कब अनाउंस हुआ था? तो आपको पता होगा कि 24 अगस्त 1946 को जो है पहला इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस हो गया था, और तभी से जो है नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे और 1964 तक वो प्रधानमंत्री थे, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। और आपको पता होना चाहिए कि 3 प्राइम मिनिस्टर हैं जो लगातार जो है वो कंटिन्यू करे हैं 3 इलेक्शन जीत के। एक नेहरू जी हो गए, इंदिरा जी हो गई, और तीसरे जो है आपको मोदी जी हो गए। सॉरी, इंदिरा जी नहीं थी, नेहरू जी के बाद जो है मोदी जी जो है लगातार 3 बार जो है इलेक्शन जीत के आए हैं। अब अगला सवाल है एडजर्सन रीजन से संबंधित कि अकॉर्डिंग टू वेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू और मुस्लिम जो होंगे मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो इक्वल होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका जो रीज़न दिया गया है कि वेबल सोचा था कि ऐसे जो है अरेंजमेंट जो है वो पार्टीशन का अवॉइड किया जा सकेगा। ऐसा कोई भी प्लान नहीं था मुस्लिम का कि वो लोग ब्रिटिशर्स का कि वो लोग जो है पार्टीशन को अवॉइड करें। तो इसलिए सिर्फ इसका पहला सही कि वेबल प्लान में जो है हिंदू मुस्लिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबर नंबर में थे, लेकिन इसका प्लान ऐसा कुछ भी नहीं था। अब अगला सवाल है कि कौन दिया था आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहले फॉर्म करने का? तो सबसे पहले स्वराज पार्टी जो है 1934 में दिए थे, और उससे भी पहले जो है एम.एन. रॉय दिए थे कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। नॉट ट्रू इन द रिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या सही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रिगार्डिंग में? तो असेंबली जो है एडल्ट सफरेज पे बेस्ड नहीं था उस समय। असेंबली जो था रिजल्ट था डायरेक्ट इलेक्शन का, ना कि एडल्ट सफरेज का। ठीक है, अब इनकरेक्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड? जैसे कि अभी बात की हम लोग कि ये जो है
इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आप लोग याद रखिएगा इस बात को कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो लोग कौन थे? तो वो लोग थे इलेक्टेड थे बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंस। तो सब कोई जो है इलेक्ट होके आए थे वेरियस प्रोविंस से, ठीक है। वही लोग जो है बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए थे। पहले इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? इजी क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब राजेंद्र प्रसाद कब इलेक्ट हुए थे चेयरमैन को? तो 9 दिसंबर 1946 को वो जो है इलेक्ट हुए थे चेयरपर्सन। अब जो एक्टिंग चेयरपर्सन है या जो कौन सबसे पहला मीटिंग को चेयर किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? तो आपको पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। अब प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? राजेंद्र प्रसाद। अब आप सोच रहे होंगे ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा पूछा गया सवाल तो इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है किस दिन को जो है इस्टेब्लिश हुआ था? 9 दिसंबर 1945। पहला सेशन भी जो है 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। और जो रेजोल्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अडॉप्ट करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये कौन से दिन को हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर रहा है? ये 22 जनवरी 1947 को हुआ था। कौन प्रपोज किया था कि प्रियम्बल जो है, हु प्रपोज कि प्रियम्बल जो है बिफोर होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये नेहरू जी दिए थे, उनका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। उसी के बाद वो बोले थे कि प्रियम्बल जो है वो आगे होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रियम्बल आता है, फिर हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रियम्बल एक टाइप का आईना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में पूछा है कि सही क्या है। तो रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो बात था वो नेहरू जी किए थे, जिसके तहत जो है प्रियम्बल कब आगे आता है कि प्रियम्बल फुलफ़िल करेगा वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और जो पीपल का ऑर्डर है और जो डायरेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक तरीके का आईने का काम जो है वो प्रियम्बल करेगा। और वो जो है लिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। वही सवाल को बार बार रिपीट कर रहा है। कितने सेशन हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ताकि फॉर्म किया जा सके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने मीटिंग हुए थे टोटल? ये 12 सेशन हुआ था, जिसके बाद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। पहले वाइस चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? चेयरमैन तो राजेंद्र प्रसाद है, सबको पता है। वाइस चेयरमैन कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी साहब जी जो हैं वो वाइस चेयरमैन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब कौन एक ही कांग्रेस मेंबर है जो ड्राफ्टिंग कमेटी में था? तो सिर्फ के.एम. मुंशी जो थे वो कांग्रेस से थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के वो मेंबर थे। आपको पता है कि जो अम्बेडकर थे वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे। ये आपको पूछा जा सकता है कि और 75वां साल है कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन का, तो ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात के लिए। के.एम. मुंशी जो थे वो अकेले कांग्रेस मेंबर थे जो कि इससे जुड़े हुए थे। अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट वो कौन थे? राजस्थान के प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव तो वी.टी. कृष्णामाचारी जो हैं वो राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव थे। चेयरमैन कौन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के? तो आपको पता है कि नेहरू जी जो है वो चेयरपर्सन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के। स्टेडिंग कमेटी के कौन थे हेड? तो आपको पता है कि ये जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। अगला सवाल है कि चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? अम्बेडकर जी थे। बहुत ईजी सवाल। चेयरपर्सन एडवाइजरी कमेटी के कौन थे? जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है या फिर माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, ये सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है कितने मेंबर थे? तो 6 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। अम्बेडकर को हटा के, अम्बेडकर को जोड़ के टोटल 7 मेंबर थे। और आपको 7 मेंबर का नाम याद होना चाहिए इस बार के प्रीलिम्स के लिए। मेंबर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन थे? तो आपको पता है कि एन गोपाला स्वामी थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ये पिछले साल में सवाल पूछा गया है तो उसी से रिलेटेड है ये।
अब कौन मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो नेहरू जी नहीं थे। आपको इसलिए बोल रहे हैं कि जो पता होना चाहिए कि कौन कौन थे, सातों के सातों मेंबर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन अंबेडकर थे। तो कितने तारीख को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है शुरू किया था अपना काम करना? 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी अपना काम शुरू किया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रिपेयर किया गया था BN राव के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को जो है अडॉप्ट कर लिया था। हु वॉज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी? राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो चेयरपर्सन थे नेशनल फ्लैग कमेटी के। देयर वॉज 24 स्पोक, जो 24 जो है लाइन होता है अपने जो चक्र है उसमें, और उसका विड्थ जो होता है 2/3 में होता है। ये पता होना चाहिए कि 24 जो है चक्र वो अपने समय के चक्र को दिखाता है, कि 24 घंटा को दिखा रहा है कि वो हमेशा हम लोगों को अपना काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और उसका जो विड्थ है वो उसका रेशियो 2/3 में रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम कब कंप्लीट हो गया था? तो ये कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग पढ़ते भी हैं कि ऑन दिस 26 नवंबर 1949 वी अडॉप्ट इनेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट मीटिंग कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो लास्ट मीटिंग जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, और 26 जनवरी को जो है अपना संविधान अडॉप्ट कर लिया गया था। किस दिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन कब इफ़ेक्ट में आया, फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को ही हम लोग क्यों चुने कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट करना चाहिए या इनोग्रेट करना चाहिए? क्योंकि 1930 में हम लोग को पता है कि जो कांग्रेस के मेंबर थे नेहरू जी, वो जो है सबसे पहले झंडा जो है रावी नदी के किनारे में फहराए थे 26 जनवरी 1930 को जो है। इसीलिए वो दिन को ही चुना गया ताकि हम लोग एक साथ 2 दिन को याद रख सकें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? जाहिर सी बात है जिस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया होगा, तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। और इस बार जो आप देखे होंगे टैबलो, जो झांकी होता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, भी निकाला गया था इंडियन। ठीक है, अंबेडकर जो है इलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहली बार जो चुन के आए थे। तो कहाँ से चुन के आए थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से वो चुन के आए थे। अंबेडकर का बर्थ कौन से साल में हुआ है और कौन से साल उनकी मृत्यु हुई है? तो 1891 में वो उनका जन्म हुआ था, और 1956 में जो है उनका देहांत हो गया था, जब उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। बुद्धा एंड धर्मा उनका लास्ट बुक था। इनहेलेशन ऑफ कास्ट उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जन गण मन जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था? तो वो भी जो है 1950 में अडॉप्ट किया गया था। स्टेट एम्बलम को कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। अब स्टेटमेंट था कि इन द डिस्कशन ऑफ थर्ड राउंड टेबल इवेंचुअली पासिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये प्रोवाइड किया था कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन है वो बेस्ड होगा यूनियन ऑफ द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट। ठीक है, कि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कहा गया था कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है उसको जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें कि मेंबर होंगे वो ब्रिटिश इंडिया के यूनियन प्रोविंस से होंगे और प्रिंसली स्टेट से होंगे। तो ये कहा गया था, लेकिन ऐसा कभी अडॉप्ट हुआ नहीं था। आप बताइए कि कांग्रेस की तरफ से कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया था? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अंबेडकर जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे। अंबेडकर के अलावा कौन था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था? आप बताइए। आपको पता होगा कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ, सेकेंड 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। जो डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज है फॉर 15 ईयर वॉज एडवोकेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, को उसके द्वारा दिया गया था कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज है उसका जो है 15 साल के लिए उसको एडवोकेट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये कौन बोले थे? ये मौलाना आज़ाद बोले थे। ठीक है, अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि जो फ्रेंचाइज का एज था वो 21 से 18 साल कर दिया गया था।
हु एडवाइज नेशनल कांग्रेस शुड बी डिबैंडेड। अब कौन बोले थे कि कांग्रेस को जो है ख़त्म कर देना चाहिए, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा तो कांग्रेस जैसे पार्टी को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये अपने महात्मा गांधी जी बोले थे कि जो भी कांग्रेस है ये अगर भारत का संविधान बन जाता है, आज़ादी मिल जाता है तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका मेन मकसद जो है आज़ादी दिलाना था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अब कौन बोले थे कि जो फाउंडिंग फादर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशन, कि वो लोग जो है मिनिमाइज़ करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट और इमोशन को, आइवर जेनिंग्स बोले थे। अब प्रेसिडेंट कौन थे नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो JB कृपलानी जी जो हैं वो प्रेसिडेंट थे जब कांग्रेस का और पार्टीशन हो रहा था, इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, तो नेशनल कांग्रेस के वही प्रेसिडेंट थे। ये आपसे पूछा जा सकता है इस बार। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कौन कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया, कांग्रेस वॉज इंडिया, कौन कहा था? तो ग्रैनविल ऑस्टिन जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस है और कांग्रेस जो है इंडिया है। और ये कौन बोला था कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया? विच वन इज़ द फॉलोइंग सेड कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाइक अ मशीन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मशीन के जैसा है जो कि लाइफलेस थिंग है और इट एक्वायर्स लाइफ, क्योंकि मैन हु कंट्रोल इट एंड इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बिफोर देम। कौन ऐसा बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक मशीन के जैसा है जो कि लाइफलेस थिंग है और इसको एक्वायर करना, लाइफ को अगर एक्वायर करना है ऐसे लाइफ को, तो ऐसे लोग चाहिए जो इसको कंट्रोल कर ले, जो बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग को जो है कंट्री के इंटरेस्ट में काम करना है बिफोर अपने इंटरेस्ट में काम करने के। तो ऐसा जो है राजेंद्र प्रसाद जी बोले थे। अब कौन कहा था कि इंडिया जो है क्वाजी फेडरल स्टेट है, तो केसी वेयर जो है ऐसा कहे थे कि इंडिया जो है क्वाजी फेडरल स्टेट है। अब हाउ मेनी वुमेन मेंबर वेयर इलेक्टेड, और जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो 15 फीमेल महिला थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक आपको हो गई सरोजनी नायडू, एक हो गई पंडिता ये नेहरू की बहन, टोटल 15 मेंबर थी, ये आपको पता होना चाहिए। द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव्स पावर फ्रॉम, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट जो है कहाँ से पावर डिराइव करते हैं, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं। तो ये सारे जो है क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रियम्बल जो था वो बोरो किया गया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, तो US कॉन्स्टिट्यूशन से उसको बोरो किया गया था। अब अगला सवाल है कि यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिराइव है कहाँ से, तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से जो है डिराइव है कि यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम होगा, ये कौन सा बात करता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बात करता है इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज़ सुप्रीम। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहा है, सॉरी माय बैड, सुप्रीम कोर्ट कहा है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो है कौन सुप्रीम होगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोला है। तो वो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे सुप्रीम है, रूल ऑफ लॉ जो है इंडिया के रिगार्ड में सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है अडॉप्ट किया गया था कहाँ से, जो जुडिशियल रिव्यू का चीज़ है वो US के मारबरी वर्सेस मेडिसन केस में देखने को मिलता है, तो ये USA से अडॉप्ट किया गया है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो किसके पास है, तो इंडिया में जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, लेकिन USA में जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर सारे कोर्ट के पास है, वेदर दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर डिवीजन कोर्ट, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है लिमिटेड है इंडिया में, सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है, सॉरी हाँ, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है लिमिटेड है इंडिया में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव सम बोरोड आइटम, दोनों जो है सही बात है कि जो जुडिशियल रिव्यू है लिमिटेड है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है, और ये जो प्रोविज़न है ये बोरो किया गया था US के कॉन्स्टिट्यूशन से।
फेडरल सिस्टम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्पायर होता है कहाँ से? जो फेडरल सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं कि कनाडा से हम लोग अडॉप्ट किए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है डिफरेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। कैसे? क्योंकि इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है और जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न नहीं है। और इंडिया का जुडिशियल रिव्यू जो है वो यूएसए से हम लोग बॉरो किए हैं। तो कहाँ कहाँ पे जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलेगा? इंडिया में देखने को मिलेगा, यूएस में देखने को मिलेगा, लेकिन ब्रिटेन में जो है जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम 2000 तक नहीं था। 2005 के आसपास जो है वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का बात किया गया है। Which of the following characteristic is common between फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया और अमेरिका? तो फेडरल सिस्टम इंडिया और अमेरिका का क्या है? जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं कि फेडरल सिस्टम जो है, जो जुडिशरी जो है वो इंटरप्रिटेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर है जो कि कॉमन है इंडिया और यूएसए में? अब क्या है? जो प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो का पावर है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में सेम देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन द फेडरल सिस्टम? तो फेडरल सिस्टम जो है यूएस में भी देखने को मिलता है, इंडिया में भी आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम देखने को मिलता है जहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात होता है, लेकिन यूएस में जो है प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम होते हैं। अब कंकरेंट लिस्ट जो है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? तो कंकरेंट लिस्ट जो है इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविज़न वेमर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अमेंडमेंट वाला प्रोविज़न साउथ अफ्रीका से लिया गया था। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया था। फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया था। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो है आपको फ्रांस से लिया गया था। सोशलिज्म जो है वो आपका रशिया से लिया गया था। अ फ्रेम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन करंट लिस्ट जो है 7 शेड्यूल में होगा, वो कहाँ से लिया गया था? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। उसी चीज़ को डिटेल में लिख दिया गया है। डायरेक्ट डीपीएसपी का प्रोविज़न जो है वो आयरलैंड से लिया गया था। अब पूछा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैलेंट, एक्सपीरियंस और सर्विस जो है इन द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। जो काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है वो एक्सपीरियंस, सर्विस, ये सब का बात होता है। तो ये जो है कहाँ से लिया गया था कि काउंसिल ऑफ स्टेट होगा? तो ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अब हम लोग डीपीएसपी तो जानते हैं कि आयरलैंड से लिया गया था, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट जो है हम लोग भूल जाते हैं। तो ये भी जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अब फंडामेंटल राइट यूएस से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। रेसिडरी पावर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नहीं, रेसिडरी पावर जो है 1935 के एक्ट से बोरो किया गया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसलिए ये रॉन्ग था। डीपीएसपी आयरलैंड, कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटेन, यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा। तो ये सारे सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो जापान से लिया गया है। हम लोग को लगता है कि रूल ऑफ लॉ है तो ब्रिटेन से ही होगा, लेकिन नहीं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है जापान से लिया गया था। लेकिन जब मेनका गांधी केस था उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का बात किया गया, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। अब रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, अभी बहुत ही ये न्यूज़ में चल रहा है। आर्टिकल 200 में जो आता है, तो ये जो है रिजर्वेशन ऑफ बिल जो है गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखेंगे, ये कनाडा से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अच्छा है कि बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो ये आपको याद हो जाएगा। इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है विथ ग्रेटर पावर जो है यूनियन में होगा, कनाडा से लिया गया है, जहाँ पे यूनियन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि इंडिया जो है क्वाजी फेडरल है, किसी वेयर इसको कहे हैं। और कभी कभी यूनिटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है कि सेंटर बहुत स्ट्रांग हो जाता है कभी कभी, जब इमरजेंसी प्रोविज़न हो या फिर सेंटर को जो है उस प्रोविज़न में लॉ बनाना हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से लिया गया है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है और 22 पार्ट्स है। तो फंडामेंटल राइट जो है यूएस से लिया गया है। फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है अमेरिका से लिया गया है।
तो आपको पता होगा कि ब्रिटेन में जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इजराइल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, न्यूजीलैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन अमेरिका में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया में जो है अमेरिका से ही बोरो किया गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न। अब अमॉन्ग द फॉलोइंग गिवन नेम whose portfolio first cabinet of India was different from the portfolio in the interim government। अब किसका पोर्टफोलियो जो है डिफरेंट था, जो रिटन कॉन्स्ट जब कैबिनेट मिशन था और जब इंटरिम गवर्नमेंट बना, तो CH भाभा का जो है जो पोर्टफोलियो था वो डिफरेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी लोगों का जो पोर्टफोलियो था लगभग सेम था कि स्टीयरिंग कमेटी है तो उसी के मेंबर रहेंगे, लेकिन जो CH भाभा जी हैं उनका पोर्टफोलियो अलग हो गया था। CH भाभा जी को जो है वो वर्क, माइन एंड पावर का जो पोर्टफोलियो है वो दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के BPSC के लिए। अब टोटल अभी तक कितना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है? आप अभी बोलेंगे कि यहाँ पे तो 395 था, तो 400 प्लस आर्टिकल कैसे हो गया? क्योंकि बाद में जब अमेंड किया गया तो उसमें प्रोविज़न भी तो ऐड हुआ। जैसे हम लोग 39 तो देखते थे, लेकिन 39A 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड करके लाया गया, जिसमें फ्री लीगल एड का बात किया जाता है। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाला जो है आर्टिकल 48A वो भी अमेंड करके लाया गया, 51A अमेंड करके लाया गया, तो इस वजह से जो है 400 प्लस जो है आर्टिकल हो जाते हैं। अब प्रॉपर्टी राइट वाला जो है वहाँ से जो फंडामेंटल राइट है उससे हटा के आर्टिकल 300A में लाया गया, तो ये सब चेंजेस किया गया है। इस वजह से अभी तक 400 से ज़्यादा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और शुरू में जो है 8 शेड्यूल थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल देखने को मिलता है। अब हाउ मेनी पार्ट्स इंडियन आर्टिकल एंड शेड्यूल ओरिजिनली था? अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल और कितने पार्ट थे? तो 22 पार्ट तो थे तभी भी, अभी भी हैं। 395 आर्टिकल थे, अभी भी हैं, लेकिन इसमें प्रोविज़न ऐड हो गए हैं। लेकिन शेड्यूल 8 था, बाद में 4 शेड्यूल ऐड किया गया। 9 शेड्यूल को जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऐड किया गया था। फिर 10th शेड्यूल को लाया गया था एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड। 11th शेड्यूल को लाया गया था जो भी पंचायती राज के प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और 12th शेड्यूल को लाया गया था जो म्यूनसिपैलिटी के प्रोविज़न है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब आर्टिकल पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में कौन सा आर्टिकल है, तो पार्ट A 1 से 4 तक जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का बात होता है। 5 से 11 तक सिटीजनशिप का बात होता है। पार्ट 3 जो है 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स का बात होता है। पार्ट 4 जो है 36 से 51 DPSP का बात होता है। और पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बात होता है 51A में, जिसमें कि 11 टोटल पॉइंट्स है, जो कि 11वां पॉइंट जो है 86 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के थ्रू जो है लाया गया था। अगला सवाल भी वही है कि टोटल कितने आर्टिकल्स है और कितने शेड्यूल हैं, तो 395 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यही अगला सवाल में वो पूछा गया जो आपको डिस्कस कर दिया गया कि 9, 10, 11, 12 शेड्यूल जो है अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के थ्रू। अब अगला सवाल है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है कैन टेक प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही बात था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास, इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर था कि वो किसी भी सब लॉ को जो है 9 शेड्यूल में डालकर उससे जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है उसको बचाना चाहती थी। लेकिन 2007 में जो है आयर कोहलू केस के बाद जो है ये जो प्रोविज़न है ये इसको ख़त्म कर दिया गया, और कहा गया कि अप्रैल 1973 के बाद जब केशवानंदन भारती केस का जजमेंट आया था, उसके बाद से जो भी चीज़ को 9 शेड्यूल में डाला गया है उस सब में जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो आयर कोहलू केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 9 शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू का बात आयर कोहलू केस करता है। अब सिटीजनशिप पार्ट 2 अभी हमने डिस्कस किया। पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट से है। पार्ट 4 जो है DPSP से है। 4A फंडामेंटल, पार्ट 4 जो है DPSP से है। पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से है, ना कि पार्ट 5A से है, तो इसलिए ये गलत है।
अब पूछा है कि कौन सा आर्टिकल और क्या चीज़ किससे रिलेटेड। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 से है कि जो है नया स्टेट बनाया जा सकता है, 2 स्टेट को काट के, या नया स्टेट को ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 3 जो है ये बात करता है कि फॉर्म कर सकते हैं नया स्टेट को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 3 में है। सेटिंग अ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग करने का बात होता है, ये जो है आर्टिकल 323A बात करता है। पंचायत पार्ट 9, म्यूनसिपैलिटी पार्ट 9A और कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B। ठीक है। अब कौन सा जो पार्ट है वो बात करता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट, यूनियन और स्टेट का रिलेशन के बारे में पार्ट 11 बात करता है, उसका चैप्टर 1। अब विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट नेम ऑफ द स्टेट स्पेसिफिक देयर टेरिटरी। अब स्टेट एंड इट्स टेरिटरी जो है पहला ही शेड्यूल में बात किया जाता है, तो ये इसका पहला हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि थर्ड जो शेड्यूल है उसके थ्रू क्या चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था, उसके बारे में करेक्ट क्या है। तो थर्ड शेड्यूल बात करता है कि फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, जो ऑफिस ऑफ मिनिस्टर होते हैं यूनियन के, उनके ओथ के बारे में बात किया जाता है, या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उसके ओथ के बारे में बात किया जाता है। और तीसरा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ओथ के बारे में बात किया जाता है। तो ये तीनों के बारे में जो बात किया जाता है थर्ड शेड्यूल के थ्रू, जो मिनिस्टर है यूनियन के उनके बारे में, पार्लियामेंट हैं उनके बारे में, और सुप्रीम कोर्ट के जज है, इन तीनों के ओथ के बारे में जो है थर्ड शेड्यूल में बात किया गया है। और सेपरेट शेड्यूल है फोर्थ शेड्यूल, वो राज्यसभा के बारे में है। अब एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ द काउंसिल जो है ये फोर्थ शेड्यूल में बात किया गया है, जो राज्यसभा के बारे में है। इफ़ न्यू स्टेट of Indian Union is to be created, which of the following schedule of Indian Constitution must be amended। जैसा कि बताया कि अगर नया स्टेट फॉर्म करना है या कुछ नया क्रिएट करना है तो वो कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट शेड्यूल के थ्रू होगा कि नया स्टेट बनाना है, नाम चेंज करना है, 2 स्टेट को कंबाइन करके यूटी बनाना है, तो ये फर्स्ट शेड्यूल के थ्रू ही होता है। थर्ड शेड्यूल जो है क्या बात करता है, फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशन किसका किसका, एमपी, यूनियन मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फोर्थ शेड्यूल क्या बात करता है, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा। 6 शेड्यूल ट्राइबल एरिया के बारे में बात करेगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 8 शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में बात करेगा, टोटल 22 जो लैंग्वेज है 8 शेड्यूल में आते हैं, और टोटल 11 जो है क्लासिकल लैंग्वेज है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पहले 6 थे और इस बार जो है 5 ऐड किया गया है। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड 9 शेड्यूल था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और 5th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है, 5th शेड्यूल रिलेटेड है जो ट्रांसफ़र हो सकता है ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नन एंड वॉइड, ये 5th शेड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है। 7th शेड्यूल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर की स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये 7th शेड्यूल। 8th शेड्यूल लैंग्वेज। 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, जो 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, लेकिन आईआर कोहलू केस के बाद होगा। 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डेफर्मेशन। 9th शेड्यूल जैसा कि इसमें दे दिया, आईआर कोहलू केस जो है ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। शुरू में जो है 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता था स्टेट को कि जो भी लैंड रिफॉर्म से लॉ है इसमें डाल दो, उसके बाद उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन आईआर कोहलू केस जो है उसको नन एंड वॉइड कर दिया और बोला कि उस पर जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 9th शेड्यूल को कौन से प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस किए थे, JL नेहरू जो है पहले प्राइम मिनिस्टर थे और सबसे पहला अमेंडमेंट उन्होंने ही किया था, तो 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस उन्होंने किया। जो पूछा जा रहा है कि यूनियन लिस्ट में टोटल कितने एंट्रीज थे, तो जब फॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन तो उस समय यूनियन लिस्ट में 97 थे, अभी करंट टाइम में 100 है। स्टेट लिस्ट में 66 थे, और जो तो ये सब चीज़ जो है इसमें दिया गया था। तो यूनियन में क्या क्या आता है, फॉरेन आता है, फॉरेन अफेयर, रेडियो, टेलीविज़न, स्टॉक एक्सचेंज, सेंसस, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, रेलवे, ये सब सेंट्रल के पास आता है। तो इसलिए देखिएगा कि सेंसस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करा सकता है। अब आप ये बताइए कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अभी तक कितनी बार फॉर्म हुआ है, या 4 बार फॉर्म हुआ है, और कब कब हुआ है, 4 बार हुआ है, तो ये बताइए। अब टोटल 66 स्टेट लिस्ट में थे, जिसमें कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन,
ये पर पर्सन टैक्स, गैस, ये सब जो है स्टेट लिस्ट में थे। तो ये सब जो था इससे रिलेटेड हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडजर्शन रीजन से रिलेटेड एक सवाल है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यूनियन ऑफ इंडिया में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति तो होते हैं, लेकिन क्या राज्यसभा के प्रति भी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ लोकसभा के प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है। राज्यसभा जो है डिसॉल्व भी नहीं हो सकता है, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है ना। मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो है एलिजिबल है, बन सकते हैं वो मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट के। तो बिल्कुल सही बात है कि अभी हम लोग देखते हैं कि जो निर्मला सीतारमन है वो राज्यसभा से हैं, लेकिन वो जो है मेंबर बनी है। जेपी नड्डा राज्यसभा से हैं, लेकिन वो यूनियन गवर्नमेंट के मेंबर हैं। तो ये देखने को मिलता है। इवन जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस से ना हो तब भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर जो है उनको अपना साबित करना होगा कि हाँ वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूएंट के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने हैं बाय इलेक्शन के थ्रू। ठीक है। अब देखे होंगे कि जो मनमोहन सिंह है या फिर इंदिरा गांधी, ये लोग राज्यसभा के थ्रू भी जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। काउंसिल ऑफ मेंबर जो है लोकसभा में जॉइंटली अकाउंटेबल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के प्रति। नहीं, राज्यसभा के प्रति अकाउंटेबिलिटी क्यों होगी? राज्यसभा परमानेंट हाउस है। द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा और राज्यसभा जो है वो मेंबर बन सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सेम सवाल रिपीट है, रिपीटेड सवाल हो गया। अगला सवाल, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। ये बस पॉलिटिकल डिसीजन था। जब अटल बिहारी वाजपेयी बने थे प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो आडवाणी जी को बनाया था। और इट डज़ नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है, उनके पास ऐसा कोई पावर होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बस पॉलिटिकल गेन एक स्ट्रैटेजी होता है। तो ऐसा है कि बस ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। करेक्ट नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन का वेस्ट होता है प्राइम मिनिस्टर में। बिल्कुल सही बात है, यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्राइम मिनिस्टर में होंगे। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड के, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग भी इसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे सिविल सर्विस बोर्ड के। अब पूछा जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में क्या सही नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है दैट ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरी सिटिंग ऑन लोकसभा ओनली। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो लोकसभा में बैठेंगे। जब उनको जो है जवाबदेही देना होता है किसी भी मेंबर के द्वारा पूछे गए सवाल का, तो वो जो है चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, हर जगह बैठना पड़ता है और अपना जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए ये गलत है। द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। ये बात सही है, लेकिन पहला वाला गलत था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। तो आपको पता होगा कि फिर जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट आया था 91st कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट, जिसके थ्रू कहा गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नंबर है वो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए लोकसभा में। तो अगला सवाल भी वही है कि 15% जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नंबर है वो कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था, जिसके तहत ये निर्धारित किया गया था। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में क्या सही नहीं है। द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर ऑन द 15 अगस्त 18 थे। ये थोड़ा फालतू सवाल है, लेकिन बस पता लग लीजिए कि नहीं, इतना नंबर नहीं था। 18 जो है मिनिस्टर नहीं थे सेंटर में जब 15 अगस्त 1947 को जो है मिनिस्टर बने थे। आपको ये 7-8 मिनिस्टर थे, वही आपको याद रखना है। अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है इंडिया से रिलेटेड वो किस चीज़ का होता है। एक वाइट पेपर होता है, वाइट पेपर जो है, और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, उस पर जो है प्रोविज़न लिखे होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अब कौन सा आर्टिकल जो है एसोसिएटेड है कि एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट का shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union। तो ये जो है आर्टिकल 257 के तहत दिया गया है कि जो यूनियन जो है वो स्टेट के पावर को जो है वो ओवर पावर नहीं करेंगे। तो आर्टिकल
257 है, जिसमें दिया गया है कि जो स्टेट का पावर जो है वो सेंटर के पावर को जो है ओवर पावर नहीं करेगा। अब कौन सा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इज़ बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। रीऑर्गेनाइजेशन जो है कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट का, वो कौन सा रिपोर्ट के तहत लाया गया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर का जो रिपोर्ट था उसके तहत ये लाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। फंक्शन क्या है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का? कि प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन ऑफ कैबिनेट कमेटी, ये सारा काम करेंगे। बस जो एलोकेशन ऑफ फंड है ये काम वो लोग नहीं करेंगे। तो प्रिपेयर करेंगे एजेंडा, कैबिनेट मीटिंग का कैसे काम चल रहा है, ये सब उनका काम है। राजीव गांधी से रिलेटेड क्या सही नहीं था? तो राजीव गांधी से रिलेटेड कर्म भूमि जो है ये उनसे रिलेटेड नहीं था। अब हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, तो ये जो है किसान के बारे में बात करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अब अगला है कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, कैग से रिलेटेड सवाल। अब एडवाइज़र कौन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? लीगल मैटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो लॉ ऑफिसर भी कहे जाते हैं। अब लॉ ऑफिसर जो है वो कब तक ऑफिस में रह सकते हैं? तो प्रेसिडेंट का जब तक उनके ऊपर प्लेजर रहेगा तब तक जो है वो ऑफिस में रह सकते हैं। लेकिन कैग के केस में ऐसा नहीं है। कैग जो है 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए उसके बाद उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो है जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे वो रह सकते हैं। क्योंकि अब अगला सवाल है कि अटॉर्नी जनरल जो है पहले लॉ ऑफिसर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अटॉर्नी जनरल जो है लीगल एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और सॉलिसिटर जनरल जो है वो स्टेट से रिलेटेड होते हैं। चीफ लीगल एडवाइज़र गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल होते हैं। अब अटॉर्नी जनरल के पास राइट है एज अ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब सेंटर के बिहाफ पे जो है वो जितने भी कोर्ट हैं वहाँ पे जाके जो है सेंटर का वो पक्ष रख सकते हैं, वहाँ पे बैठ के सेंटर का बात को सुन सकते हैं, जो भी बात है वो देख सकते हैं। लॉ ऑफिसर का काम मेनली करते हैं वो। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, अपॉइंट किए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन उनका क्वालिफ़िकेशन जो होता है वो एक जज के बराबर होता है सुप्रीम कोर्ट के, तभी उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो अब अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। क्वालिफ़िकेशन क्या होगा? सेम जैसा कि सुप्रीम कोर्ट एक जज का होता है। और अटॉर्नी जनरल के कॉन्टेक्स्ट में एक और है कि वो जो है अब प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, वही सेम सवाल है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और एक जज के बराबर उनका जो है पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। अब अगला है जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट है और आर्टिकल है, ये आप लोग देख लीजिए कि पार्ट 1 जो है 1 से 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का बात करता है। पार्ट 2 जो है 5 से 11 तक सिटीजनशिप का बात करता है। पार्ट 3 12 से 35 फंडामेंटल राइट का बात करता है। पार्ट 4 36 से 51 जो है डीपीएसपी का बात करता है। पार्ट 4A 51A से रिलेटेड है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बात करता है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट से आया था। पार्ट 5 जो है 52 से लेके 151 तक है जो कि यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब इसमें भी 124 से रिलेटेड, 124 से 147 जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। 148 जो है कैग से रिलेटेड है। 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। अब पार्ट 6 जो है 152 से 237 जो है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। पार्ट 7 जो है 238 जो कि बात करता है कि जो भी चीज़ जो है ये ख़त्म कर दिया गया था, ये ख़त्म नहीं किया गया था, ये डेल्ट करता है विद द स्टेट इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। हाँ, रिपील कर दिया गया था इसको भी 7th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के थ्रू। और 7th अमेंडमेंट जो है वो बात करता है कि गवर्नर जो है एक स्टेट के, वो 2 स्टेट के भी गवर्नर हो सकते हैं। और जो ABCD वाला प्रोविज़न था जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना था, तो उसके बाद जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था, वो भी 7th अमेंडमेंट से हुआ था। तो 7th अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 8 जो है 239 और 241 से रिलेटेड है, जो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, ये भी रिपील कर दिया गया है। तो 2 जो पार्ट है 7 और 8 इसको रिपील कर दिया गया है। पार्ट 9 जो है 243A से O तक पंचायत से रिलेटेड है। पार्ट 9A 243P से ZG तक म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। पार्ट 9AB जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, ZH। पार्ट 10 जो है 240A शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। पार्ट 11 जो है वो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है। फिर फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट सूटेड जो है वो पार्ट 12 से रिलेटेड है। पार्ट 13 जो है ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड है। अब पार्ट 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है UPSC से रिलेटेड है, और जो भी सर्विस है अंडर यूनियन और स्टेट
308 से 323 ये हो गया। अब पार्ट 14A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट से आया था। पार्ट 15 इलेक्शन का बात करता है, आर्टिकल 324 से 29 तक। पार्ट 16 जो है SC ST एंग्लो इंडियन से रिलेटेड था। अब ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट 17 है, और इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18 है। अब कुछ मिसलेनियस है प्रोविज़न जो कि प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, वो पार्ट 19 है। अमेंडमेंट से रिलेटेड जो है पार्ट 20 है। और टेम्पररी और ट्रांसलेशनल स्पेशल जो प्रोविज़न है, जो हम लोग बात करते थे कि जम्मू कश्मीर का 370 था और भी स्टेट से 371 में है, वो 21वां पार्ट में है। और पार्ट 22 जो है शॉर्ट टाइटल कमर्समेंट अथॉरिटेटिव से रिलेटेड है। तो ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 3, 4, 5, 14, 17, 18, 20 ये सब देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल थे पॉलिटी से रिलेटेड वो हमने किया घटना चक्र का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और हम लोग जो है अभी भी जो समर्पण टेस्ट सीरीज है उसका भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं डिटेल में, तो उसको भी देखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका PDF जो है आपको इसी नाम के टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगा। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।